जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पे गौतम में। दोस्तों, कल हम लोगों ने जो बातचीत की थी वो आपका टॉपिक था महाजनपद। कौन सा? महाजनपद। और आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। 16 महाजनपद में से जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर सामने आया। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं मगध के बारे में। तो मगध जो था, तो मगध 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। वो था आपका कौन सा? मगध। और मगध के जो संस्थापक माने जाते हैं बिंबिसार। कौन? बिंबिसार माने जाते हैं, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। लेकिन अगर पुराणों के अनुसार देखा जाए तो पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार बृहद्रथ को संस्थापक माना जाता है। पुरातात्विक तरीके से किसको? बृहद्रथ को संस्थापक माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मगध के वंशों का क्रम। तो मगध में जो सबसे पहला वंश आया वो आपका वो कौन सा था? हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आया कौन सा? नागवंश, नंदवंश और मौर्य वंश। 4 वंश आए। और नंद वंश के बाद ही विदेशी आक्रमण हुए कुछ, ठीक है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम देखते हैं। तो 4 वंश आए, हर्यक वंश, शशनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। इसमें सबसे पहला वंश था आपका हर्यक वंश। तो आज हम हर्यक वंश के बारे में समझते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हर्यक वंश है, तो हर्यक वंश का जो साम्राज्य जो समय काल है वो 544 से लेकर 412 बीसी तक रहा। किसका? हर्यक वंश का। और हर्यक वंश के 3 राजा हुए। इसमें पहले राजा थे आपके बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र उदयन। तो देखिए, जो संस्थापक हैं हर्यक वंश के वो कौन है? बिंबिसार को मगध का जो संस्थापक और हर्यक वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। उसके बाद बिंबिसार ने सर्वप्रथम राजधानी किसको बनाया? राजगृह। यानी कि जो मगध की राजधानी थी, तो मगध की पहली राजधानी कौन सी बनी? राजगृह। और राजगृह को किसके द्वारा बनाया गया? बिंबिसार के द्वारा। और राजगृह बिहार में पड़ता है। अच्छा, महात्मा बुद्ध के समकालीन ये जो भी इतने कार्य हुए, मगध का जो उत्कर्ष हुआ वो महात्मा बुद्ध के समकालीन हुआ था, ठीक है, बौद्ध धर्म के। अच्छा, उसके बाद जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश ने के जो राजा थे बिंबिसार ने एक नीति अपनाई। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक नीति अपनाई। कौन सी? विवाह नीति। जैसे कि अंग्रेजों ने अपनाई थी हड़प नीति, उस तरीके से ही बिंबिसार ने विवाह नीति को अपनाया और अलग अलग महाजनपद की रानियों से शादी करके उसने अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया। देखिए, बिंबिसार ने विवाह नीति का अनुसरण किया, जिसमें बिंबिसार ने 3 विवाह किए। पहला विवाह किया महाकौशला से। किससे? महाकौशला। और महाकौशला जो कौशल महाजनपद है, कौशल के जो राजा थे और प्रसेनजित की बहन, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन। किसकी? प्रसेनजित की बहन थी। कौशल के राजा थे प्रसेनजित और प्रसेनजित की बहन थी कौन? महाकौशला। और महाकौशला से शादी करने के बाद कौशल को दान में, दहेज में और अपने साम्राज्य में मिला लिया। क्योंकि जो प्रसेनजित थे उन्होंने कौशल को दहेज के रूप में और बिंबिसार को दे दिया, जिससे उनको एक और महाजनपद का हिस्सा मिल गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की चेलन्ना से। किससे? चेलन्ना से, जो कि वैशाली की राजकुमारी थी। किसकी? वैशाली की राजकुमारी थी। वैशाली एक महाजनपद था, तो वैशाली की राजकुमारी थी। तो वैशाली के लिच्छवी कुल की। किसकी? इसका जो कुल था वो कौन सा था? लिच्छवी। तो देखिए, कौशल को भी उसने विवाह करके अपने साम्राज्य में बढ़ा लिया और वैशाली को भी अपने साम्राज्य में बढ़ा लिया। उसके बाद तीसरा है क्षेमा। कौन सा? क्षेमा राजकुमारी थी। ये पंजाब के मध्य कुल की राजकुमारी थी। किसकी? पंजाब के मध्य कुल की राजकुमारी थी। पंजाब के मध्य कुल की राजकुमारी थी कौन सी? क्षेमा। तो बिंबिसार ने 3 शादियां की, जिसमें पहली शादी की उसने महाकौशला से, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। उसके बाद दूसरी शादी की उन्होंने चेलन्ना से, जो कि वैशाली के लिच्छवी कुल की महारानी थी। उसके बाद उन्होंने जो तीसरी शादी की वो किससे की? क्षेमा से, जो पंजाब के मध्य
पंजाब के मध्य कुल की रानी थी, तो इससे राजकुमारी थी, तो इससे इन्होंने शादी की और इनसे शादी करने के बाद कौशल, वैशाली और पंजाब के जो क्षेत्र थे उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिससे कि मगध का साम्राज्य और बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है कि काशी, जो कौशल है, कौशल का एक हिस्सा है काशी, तो काशी से जब उन्होंने शादी की तो 1 लाख रुपए की आमदनी स्टार्ट हो गई। 1 लाख रुपए की आमदनी स्टार्ट हो गई, ईयर में 1 लाख रुपए की आमदनी भी यहाँ से स्टार्ट हो गई काशी से। और उसके बाद जो राजा थे बिम्बिसार, तो बिम्बिसार ने जो अपना सर्वप्रथम आक्रमण किया वो किस पे किया था? अंग पर। किस पर? अंग महाजनपद था। देखिए 3 को तो उसने ऐसे ही जीत लिया, कौशल, वैशाली और पंजाब क्षेत्र को तो उसने विवाह के द्वारा ही, शादी की जो विधि थी उसको अपनाकर ही जीत लिया। और उसके बाद उसने जो पहला आक्रमण किया अपना, वो कहाँ किया था? अंग पर। और अंग कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में अंग पड़ता है। तो उसने यहाँ पर अपना प्रथम आक्रमण किया। क्वेश्चन पूछता है कि बिम्बिसार ने सर्वप्रथम आक्रमण कहाँ किया? तो कहाँ पे किया? अंग पर। अच्छा, उसके बाद जब उसने अंग पर आक्रमण किया तो इधर क्या हुआ कि मगध और अवंती में संघर्ष स्टार्ट हो गया। किसमें? मगध और, जैसे अंग को उसने अंग पर आक्रमण किया तो उसके बाद क्या हुआ कि मगध में और अवंती में संघर्ष स्टार्ट हो गया, लेकिन इसमें किसी भी एक राजा को जीत नहीं हुई। और इसमें क्या हुआ कि समझौता किया गया, और समझौते में समझौता करके दोनों लोग शांत हो गए। और उसके बाद अवंती के जो राजा थे, कौन? चंद्र, उसका वो अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रभोत, कौन? चंद्रप्रभोत, वो आगे चलकर क्या हुए कि पीलिया रोग से बीमार हो गए, यानी कि वो पीलिया रोग से ग्रसित हो गए। कौन? अवंती के राजा। और इधर अवंती और मगध में संघर्ष चल गया। तो समझौता होने के बाद कुछ समय बाद अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रभोत सेन, वो क्या हुए? पीलिया रोग से ग्रसित हो गए। और पीलिया रोग से ग्रसित हो गए तो उस समय मगध के पास एक कौन थे जो उस समय दवा देते थे, यानी कि जो वैद्य थे, कौन? जो राज वैद्य थे उस समय के, तो सबसे बड़ा राज वैद्य कौन था? जीवक। और जीवक जो था वो मगध में रहता था, यानी कि ये बिम्बिसार का कौन था? तो बिम्बिसार के शासनकाल में ही रहता था। तो जब वहां पर चंद्रप्रभोत पीलिया रोग से ग्रसित हो गए तो उनका इलाज करने के लिए जब चंद्रप्रभोत ने इनसे आग्रह किया बिम्बिसार से, तो बिम्बिसार ने अपने राज्य वैद्य को, जिनका नाम था क्या? जीवक, और जीवक को अवंती भेज दिया। कहाँ? अवंती भेज दिया। और इन्होंने जाकर चंद्रप्रभोत का उपचार किया। ठीक है, जब उसके बाद जो आपका मगध है, हम देखते हैं मगध की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति मगध कहाँ पड़ता है? ये तो पढ़ा है आपने, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था महाजनपद। तो महाजनपद में बताया था मगध, अंग और बज्जी, ये तीनों कहाँ पड़ते हैं? बिहार के अंदर। तो मगध का जो क्षेत्र है ये इतना शक्तिशाली कैसे बना? तो देखिए ये आपकी गंगा नदी है, ये आपकी गंगा नदी है, और ये इधर गंडक नदी है, और ये इधर सोन नदी है। ये 3 नदियों के बीच में बसा है। कहाँ पर? 3 नदियों के बीच में बसा है कौन? मगध। तो पूछता है कि मगध किन 3 नदियों के बीच में बसा हुआ है? तो गंगा, गंडक और सोन, 3 नदियों के बीच में मगध बसा हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मगध जैसे ही हर्यक वंश के राजा थे बिम्बिसार, तो बिम्बिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, तो अजातशत्रु ने क्या किया कि बिम्बिसार की हत्या कर दी, यानी कि अपने पिता की हत्या कर दी। और इस में जो हर्यक वंश में, ये जो हर्यक वंश है ये पितृहत्यात्मक समाज है। कैसा? पितृहत्यात्मक वंश है। इसमें अपने पिताजी की हत्या करना करके और तब गद्दी को धारण किया जाता था। जैसे कि हर्यक वंश के राजा बिम्बिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने। और आगे चलकर जो अजातशत्रु का पुत्र हुआ कौन? उदयन। और उदयन ने क्या किया कि उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की और राजगद्दी को संभाला। तो देखिए जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु ने 492 BC में राजा बना। ये 492 BC में ये क्या हुआ? राजा बना।
तो उसके बाद हम पितृहत्यात्मक समाज, पूरे हर्यक वंश को हम क्या कहते हैं, पितृहत्यात्मक समाज, पितृहत्यात्मक समाज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने पिताजी की हत्या करके और तब गद्दी पर बैठा करते थे। तो अजातशत्रु हुए और अजातशत्रु ने क्या किया कि अपने पिता की हत्या कर दी। तो जैसे ही अपने पिता की हत्या की तो उधर जो बिंबिसार ने 3 शादियां की थी, कहाँ से, कौशल, वैशाली और पंजाब से। तो ये तीनों जो थे वो क्या हो गए, नाराज हो गए। कौशल, वैशाली और जो मध्य था वो क्या हुआ, पंजाब का जो मध्य क्षेत्र था वो क्या हुआ कि ये तीनों नाराज हो गए। किससे, अजातशत्रु ने। लेकिन अजातशत्रु बौद्ध का अनुयायी था, किसका, बौद्ध धर्म का। और इसने गौतम बुद्ध के सहयोग से क्या किया कि वैशाली को, कौशल को और वैशाली को, कौशल में क्षेत्र पड़ता है कौन सा, काशी, तो काशी और वैशाली, किसको, काशी और वैशाली को, इन दोनों को युद्ध करके इसने जीत लिया। किसने, अजातशत्रु ने कौशल और वैशाली को जीत लिया। ठीक है। उसके बाद अजातशत्रु के समय में ही बौद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। क्या, अजातशत्रु के समय में ही बौद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। और जो प्रथम संगीति हुई, जो प्रथम सभा हुई बौद्ध धर्म की जो प्रथम सभा हुई वो किसके समय हुई थी, अजातशत्रु के समय। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति जो कि 483 बीसी में हुई थी वो किसके समय हुई, अजातशत्रु के समय। ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुई थी। उसके बाद अजातशत्रु के बाद जो उसका पुत्र हुआ कौन, उदयन। तो उदयन ने क्या किया कि अजातशत्रु की हत्या कर दी। किसकी, अजातशत्रु की हत्या कर दी, यानी कि पिता की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। तो उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। किसकी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। और उसके बाद पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया। जबकि बिंबिसार ने किसको, राजगृह को राजधानी बनाया। और अजातशत्रु ने वैसा का वैसा ही रहने दिया, जो राजधानी थी राजगृह उसको वैसे ही रहने दी। लेकिन अजातशत्रु का जो पुत्र हुआ उदयन, तो उदयन ने क्या किया कि सबसे पहले तो उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। और नगर की स्थापना करने के बाद उसने पाटलिपुत्र को ही राजधानी बना दिया। ठीक है, पाटलिपुत्र को ही राजधानी बना दिया। तो इसके ये 2-3 पॉइंट्स थे बस उदयन के। उदयन इतना महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु। और अजातशत्रु से जो क्वेश्चन निकलता है वो यही निकलता है सर्वाधिक कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी। तो किसके समय हुई थी, अजातशत्रु के समय। अच्छा, अब देखिए उदयन का जो राजा सेनापति था वो कौन था, शिशुनाग। उदयन का अभी तक तो पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ रहे थे, लेकिन उदयन जब शासक बना तो उदयन का एक सेनापति था जिसका नाम था शिशुनाग। तो शिशुनाग की हत्या कर दी। शिशुनाग ने किसकी, अपने राजा की हत्या कर दी, सेनापति ने राजा की हत्या कर दी। देखिए यहाँ से मालूम पड़ता है कि उस समय का जो शासन था वो कितना ढीला था। यहाँ आकर इतना ढीला हो गया, एक सेनापति के द्वारा ही राजा की हत्या कर दी गई। और सेनापति का नाम है शिशुनाग। और शिशुनाग ने उदयन की हत्या करने के बाद नागवंश की स्थापना की। किसकी, नागवंश की स्थापना की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिशुनाग वंश। कौन सा, शिशुनाग वंश या नागवंश, या नागवंश। ठीक है। तो जो नागवंश के संस्थापक हैं वो कौन है, शिशुनाग हैं। और शिशुनाग ने क्या किया कि देखिए बिंबिसार ने राजधानी बनाया राजगृह को, उदयन ने बनाया पाटलिपुत्र को, लेकिन शिशुनाग ने आकर क्या किया कि वैशाली को राजधानी बना दिया। इसको, वैशाली को राजधानी बना दिया। किसकी जगह, पाटलिपुत्र की जगह। इससे पहले पाटलिपुत्र राजधानी थी जो कि उदयन ने बनाई। और उसके बाद शिशुनाग ने आकर और वैशाली को राजधानी बना दिया। और उसने अवंती से युद्ध किया और अवंती को जीत लिया। इसने आकर मगध का साम्राज्य और बढ़ा दिया। यानी कि इसने अवंती को भी मगध में शामिल कर लिया। उसके बाद शिशुनाग वंश का ही जो पुत्र था शिशुनाग का, जिसका नाम था आपका कालाशोक।
शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक, तो शिशुनाग ने कालाशोक ने क्या किया कि अपने पिता शिशुनाग की हत्या कर दी, और जैसे ही शिशुनाग की हत्या की और गद्दी पर बैठ गया कौन, कालाशोक, जिसे हम काकवर्ण भी कहते हैं, जिस राजा को हम कालाशोक या काकवर्ण भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि कालाशोक या काकवर्ण किस वंश का शासक था, तो किसका था, नाग वंश का या शिशुनाग वंश का। तो उसने अपने पिता की हत्या कर दी और इसने क्या किया कि पुनः पाटलिपुत्र को ही राजधानी बना दिया। ठीक है, सबसे पहले राजधानी बनी राजगृह, उसके बाद पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र के बाद बनी वैशाली, और वैशाली के बाद फिर से पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया, किसने, कालाशोक ने। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था। तो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया वो उदयन ने बनाया था। और अगर ये पूछता है कि दूसरी बार पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, तो वो किसने बनाया, आपका कालाशोक या काकवर्ण ने। ठीक है, वैशाली राजधानी किसने बनाया, तो वैशाली बनाया किसने, शिशुनाग ने, किसने, शिशुनाग ने। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जो कालाशोक था, तो कालाशोक के बाद अंतिम सेनापति जो नाग वंश का अंतिम शासक हुआ वो कौन हुआ, नंदी वर्मन। कौन, नंदी वर्मन। नंदी वर्मन इसका शिशुनाग वंश का, नाग वंश का अंतिम शासक हुआ, और इसका जो सेनापति था वो कौन था, महापद्म नंद। कौन, महापद्म नंद। महापद्म नंद नंदी वर्मन का सेनापति था। तो इस सेनापति ने, महापद्म नंद ने क्या किया कि नंदी वर्मन की हत्या कर दी, किसकी, नंदी वर्मन की हत्या करके, और इसने नंद वंश की स्थापना की, जो कि नंद वंश 344 से लेकर 322 BC तक रहा। कब तक, 344 से और 322 BC तक रहा, कौन सा, नंद वंश। तो नंद वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है, महापद्म नंद। कौन, महापद्म नंद, जो कि सबसे पूरे इस मगध में सबसे प्रतापी राजा थे। कौन, महापद्म नंद। कौन थे, महापद्म नंद सबसे प्रतापी राजा थे। और इनका जो दूसरा नाम ये भी मिलता है, परशुराम। कौन सा, जो पुराण है हमारे, तो पुराणों में महापद्म नंद का दूसरा नाम मिलता है हमको, कौन सा, परशुराम। परशुराम दूसरा नाम मिलता है किसका, महापद्म नंद का। उसके बाद महापद्म नंद ने कलिंग पर युद्ध किया और कलिंग को जीता, और कलिंग को जीतने के बाद वहां से महावीर स्वामी की जो मूर्ति थी, वहां कलिंग में एक महावीर स्वामी की मूर्ति थी बहुत बड़ी, तो उस मूर्ति को उठाकर कहाँ स्थापित कर दिया, मगध में लाकर। तो क्वेश्चन ये भी निकल सकता है कि जो कलिंग से महावीर स्वामी की मूर्ति को कौन लेकर आया था, जिसने मगध में स्थापित किया, तो वो कौन था, महापद्म नंद। तो महापद्म नंद ने कलिंग पर युद्ध किया और वहां से महावीर स्वामी की जो मूर्ति थी उसको लाकर मगध में स्थापित किया। और उसके बाद महापद्म नंद के बाद इसका एक पुत्र हुआ, वो कौन था, घनानंद। सबसे दुष्ट प्रवृत्ति का ये व्यक्ति था, इतना घटिया था, बहुत ज्यादा, सबसे अयोग्य प्रवृत्ति का शासक था, सबसे अयोग्य प्रवृत्ति का शासक था। कौन, घनानंद। और घनानंद के समय में ही जो सिकंदर था वो कहाँ आया, भारत में आया। तो घनानंद के बाद, नंद वंश के बाद जब विदेशी आक्रमण हुए उन पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे किस पर, मौर्य वंश पर, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका, घनानंद को कैसे हार दिलाई और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की। तो देखिए, जो घनानंद था इसने गंगा की जो तलहटी थी, गंगा, जैसे ये मगध है आपका, ये गंगा है, तो गंगा की ये तलहटी हो गई, गंगा की ये तलहटी हो गई। तो इसी तलहटी में क्या किया कि इसने जो सोना था उसको छुपा दिया। तो पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि गंगा की तलहटी में सोना किस शासक ने छुपाया था, तो वो छुपाया किसने, घनानंद ने। और घनानंद का विवाद हुआ किससे, चाणक्य से। चाणक्य, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुपुराण, उनको हम अन्य नाम से भी जानते हैं। तो इनका जो विवाद हुआ वो किससे हुआ, चाणक्य से। और घनानंद ने चाणक्य को अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया, अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया। तो चाणक्य ने क्या किया कि आगे चलकर कुछ समय बाद
चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने दोनों ने मिलकर ग्रहानंद को पराजित किया और उसके बाद नंद वंश को समाप्त किया और किसकी मौर्य वंश की स्थापना हुई। कहाँ से? नंद वंश को समाप्त करने के बाद। तो देखिए दोस्तों, यह है आपकी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो भी लोग वीडियो को देखते हैं तो सब लोग, ये आपका परिवार है, इसकी आपकी जिम्मेवारी है कि आप कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी, और सब लोग शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी।